हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियाँ, ठीक है। पास्ट यानी कि अतीत। अब हम अतीत की कुछ झलकियों को देखेंगे और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारे पास्ट की, हमारे अतीत की झलकियाँ हमें दिखाएगा और वो भी पिक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। तो आप देख सकते हो चैप्टर के अंदर बहुत सारी जो है पिक्चर्स हैं, ठीक है, यानी कि ग्लिम्पसेस हैं, झलकियां हैं। तो उनको देखेंगे और जानेंगे किसके बारे में कि अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों ने भारतीयों को कैसे गुलाम बनाया, कैसे भारतीयों पर जुल्म ढाया और फिर कैसे जो है भारतीयों ने उनका विद्रोह किया, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से पढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ऑथर क्या बताना चाहता है। हेयर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर है सम मतलब कुछ, ठीक है। पिक्चोरियल यानी कि चित्रात्मक, ग्लिम्पसेस यानी कि झलकियाँ, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारे देश के जो इतिहास है उसकी कुछ झलकियाँ जो है, चित्रात्मक झलकियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। फ्रॉम 1757 टू 1857 यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक की पूरा जो इतिहास है भारत का, ठीक है। अंग्रेजों का आना, उसके बाद उनका भारतीयों को गुलाम बना लेना, उसके बाद अंग्रेजों को वापस भारतीयों ने कैसे भगाया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता लगने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। दीज पिक्चर्स, ये जो चित्र हैं, एंड स्पीच बबल्स, स्पीच बबल्स यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से बबल बनाए हुए हैं। स्पीच बबल्स यानी कि किसने क्या बोला ये लिखा गया है, ठीक है, यानी कि बुलबुले में लिखे कथन, ठीक है। विद हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, जिनकी सहायता से ये जो आपकी समझ है, ठीक है, समझने में आपकी मदद करेंगे, आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे, ठीक है। ऑफ द कंडीशंस, उन स्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। दैट लेड टू द इवेंट, उनको जानने में मदद करेंगे, ठीक है। किनको, इवेंट्स को, उन घटनाओं को जानने में मदद करेंगे। नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटना के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स की तरफ ध्यान दे लेते हैं। क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करेगी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझाएगी, कंडीशंस यानी कि दशाओं को, ठीक है। लेड टू का मतलब होता है मदद करेगी, ठीक है, और इवेंट का मतलब हो गया घटना, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट का मतलब आप जानते हो प्रथम, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध की जगह जो आप ये भी कह सकते हो संग्राम, ठीक है। ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, उसको 9 भागों में, अलग अलग 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं फर्स्ट पिक्चर की तरफ। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कई सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है एट ए फंक्शन इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर एक जो है फंक्शन था, उसके अंदर जो है एक महिला जो है वो गाना गा करके सुना रही है, गीत गा रही है। कौन सा गीत है? ओ माई कंट्रीमैन, कंट्रीमैन का मतलब होता है हे मेरे वतन के लोगों, ठीक है। ओ माई यानी हे मेरे, कंट्रीमैन यानी वतन के लोगों, ठीक है। लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, यानी कि जरा आंख में भर लो पानी। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स, मार्टर्स मतलब शहीद, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? कुर्बानी, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ठीक है। तो ऐसा गाना आपने भी सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो शहीद हैं और जो स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के साथ खड़े रहे, देश के लिए जो है अंग्रेजों से लड़े, तो इनकी पिक्चर्स जो है आपको नीचे दिखाई गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या दिखाया गया है? सेकंड नंबर क्या कहता है? द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट यानी कि कंपनी की जीत, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई गई है कि कंपनी ने कैसे जो है विजित किया भारत को, कैसे उसने भारत पर विजय प्राप्त की, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फर्स्ट पिक्चर देखिए, भारत का नक्शा दिखाया गया है और इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि जो आपको दो कलर्स दिखाए गए हैं, एक तो येलो कलर, एक पिंक कलर। येलो कलर जो है वो दिखाता है इंडियन प्रिंसेस, यानी कि भारत के जो इंडियन प्रिंसेस यानी कि जो युवा थे, ठीक है, युवा राजा जो थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो युवराज थे या जो राजकुमार थे, ठीक है, उनका यहाँ पर राज्य था। जहाँ पर येलो कलर दिखाई दे रहा है और जहाँ पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है वो था ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश भारत पर ब्रिटिश का शासन अभी तक नहीं है, ब्रिटिश का शासन आगे आएगा, ठीक है। अब तक क्या हुआ है कि आपको जो है इसमें ऊपर देखिए एक जो है इंटरवल भी दिया हुआ है, टाइम इंटरवल, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, उसके आगे लिखा हुआ है 1757 से लेकर के 1849, तो तब तक का इंटरवल दिखाया गया है कि उस टाइम में क्या क्या अंग्रेजों की गतिविधियां रही, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए विद इट्स सुपीरियर वेपन, यानी सुपीरियर वेपन, सुपीरियर क्या होता है, अधिक श्रेष्ठ, ठीक है, वेपन मतलब हथियार, यानी कि अंग्रेजों ने अपने अधिक श्रेष्ठ हथियारों से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने अधिक श्रेष्ठ अधिकारों से वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, यानी कि 18वीं सदी के भारत में अपनी ताकत का विस्तार जो है धीरे धीरे कर रही थी, ठीक है। एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तारित करना, ठीक है, एक्सटेंडिंग यानी कि विस्तार कर रही थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी पिक्चर में आ जाइए, यहाँ पर आपको किसी राजा का दरबार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, यानी कि जो भारत के राजकुमार थे, ठीक है, वो शॉर्ट साइटेड थे। एक तो होता है शॉर्ट साइटेड, ठीक है, शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक तो होता है दूरदर्शी, ठीक है, और एक होता है निकटदर्शी, जो भविष्य में दूर की सोचता है, ठीक है, वो तो होता है दूरदर्शी, ठीक है, और जो भविष्य में तुरंत कल क्या आने वाला है इसके बारे में सोचता है वो होता है निकटदर्शी, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आप क्या करोगे कि आप अभी पढ़ाई करने की बजाय अगर कोई खेल खेलोगे, कोई गेम खेलोगे, कोई टीवी देख लोगे, ठीक है, तो आपको अगले 1 घंटे, अगले आधे घंटे के लिए बहुत ही आनंद फील होगा, ठीक है, यानी कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया आपने निकट भविष्य में देखा कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर इसी तरह से आप करते रहे तो दूर भविष्य में क्या होगा, आपका भविष्य जो है अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ है आपके लिए खतरनाक साबित होगी, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे है कि कहीं हम निकटदर्शी देख रहे हैं या दूरदर्शी, यानी भविष्य में दूर की सोच रखते हैं या निकट की सोच रखते हैं। हो सकता है कि कल हमारे लिए जो फायदा पहुंचा रहा हो सकता है वो आगे जा करके हमें नुकसान पहुंचाए, और हो सकता है कि अभी जो माँ बाप जो है आपको पढ़ने को बोलते हैं, जो आज आपको कष्ट देते हैं, हो सकता है वो दूरगामी आगे जा करके आपके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर कहा गया है इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइटेड, ठीक है, यानी कि भारत के जो राजकुमार थे सभी के सभी वो शॉर्ट साइटेड यानी कि निकटदर्शी थे, दूरदर्शी नहीं थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि भविष्य में दूर की नहीं सोचते थे। That upstart Raja, bah, call the English merchant, they will help me to defeat him. That upstart Raja, यानी कि यहाँ पर देखिए एक राजकुमार राजगद्दी पर बैठा है और क्या बात कर रहा है, That upstart राजा, कि वह नया धनी राजा, कि वो जो नया राजा बना है वो बहुत धनी है। वाह, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, यानी कि अंग्रेज, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाइए, यानी कि राजा अंग्रेज व्यापारियों को अपने दरबार में बुला रहा है। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो जो है मुझे सहायता करेंगे, मेरी सहायता करेंगे कि मैं उस दूसरे राजा को हरा सकूं। यानी कि एक राजा अंग्रेजों को अपने साथ मिला रहा है कि हम दोनों मिलकर के किसी दूसरे राजा को हरा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और भारत के अंदर इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी जिस वजह से भारत के अंदर कहीं भी शांति नहीं थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि कुल मिलाकर के अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज एक राजा के साथ मिल जाते, दूसरे राजा पर हमला करवा देते, दूसरे राजा को हरा करके और अपने जो
उनका जो दोस्त राजा था उसके अंडर में उसका राज्य मिला लेते। ठीक है, यानी कि उनके जो साथ आया वो तो बच गया, ठीक है, जो नहीं आया उनको जो है इन्होंने हरा दिया और अपने अंडर में कर लिया, अपना दास बना लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इन प्रतिद्वंदियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेसेस वन बाय वन, यानी कि एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, मान लीजिए कि राजा है, एक राजा है, दूसरा राजा उसका प्रतिद्वंदी है, ठीक है, दोनों में दुश्मनी है। ठीक है, अब अंग्रेज जो है इस राजा को हराना चाहता है, तो ये जो दूसरा राजा है वो अंग्रेजों की सहायता करेगा इस राजा को हराने में, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब इस राजा ने अंग्रेजों की सहायता करके इसको हरा दिया, अब ये तो खत्म हो गया, भारत की ये शक्ति खत्म हो गई। अब अंग्रेजों को सिर्फ किसको हराना है, जिसको उन्होंने दोस्त बनाया था, वो किसी ना किसी कूटनीतिक तरीके से हरा ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत के अंदर रोज रोज युद्ध होते थे। ठीक है, युद्ध होते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से जनता में अशांति फैली हुई थी और अंग्रेज इसका फायदा उठा रहे थे। दो दुश्मन राजा थे तो वो एक के पास चले जाते थे, दूसरे को जो है हरा देते थे। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अ फार सीइंग रूलर, फार सीइंग का मतलब होता है दूरदर्शी, रूलर का मतलब शासक, एक दूरदर्शी शासक था जो भविष्य में दूर की सोचा करता था। लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, जैसे कि मैसूर के अंदर जो टीपू सुल्तान था वो एक दूरदर्शी शासक था। फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, उसने जो है अंग्रेजों से लगातार लड़ाई की जब तक कि वो अंग्रेजों के हाथों मारा नहीं गया, यानी कि जब तक वो युद्ध में मारा नहीं गया तब तक वो जो है लगातार अंग्रेजों से लड़ता रहा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, शुक्र है कि हमारे देश में अब जो है शांति फैली हुई है। यहाँ पर देखिए कि कई सारे राजा जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। एक राजा बोलता है थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश के अंदर सब जगह शांति का माहौल है। क्यों है शांति का माहौल, क्योंकि कुछ राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों ने उनके दुश्मनों को खत्म कर दिया। ठीक है, दुश्मन खत्म हो गए सारे के सारे, सिर्फ जो थे मुख्य राजा बच गए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब एक राजा कह रहा है कि शुक्र है देश में जो है पूरी तरह से शांति आ गई है, अब ठग जो है वो किसी प्रकार की लूटपाट नहीं मचाते हैं और कोई भी युद्ध जो है और नहीं होता है। ठीक है, अब बीच में देखिए दोनों पिक्चर्स के बीच में एक कॉमन लाइन लिखी हुई है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स, जब कंपनी की जीत होती थी, जब कंपनी इन राजाओं के साथ मिलकर के जीतती थी, तब जो राजा थे भारत के वो किस तरह से रिएक्ट करते थे, किस तरह की प्रतिक्रिया देते थे, वो यहाँ पर दिखाया गया है। दूरदर्शी नहीं थे, निकटदर्शी थे। ठीक है, भविष्य में निकट में सोच रहे थे कि हमारी जीत हो गई, उन्हें ये नहीं पता था कि बाकी राजाओं को हरा करके अंग्रेजों ने आपकी हेल्प तो की है, लेकिन अंग्रेज किसके दोस्त थे, अंग्रेज तो किसी के भी दोस्त नहीं थे। ठीक है, कल को वो आपको भी धोखा दे करके आपको भी तो वो जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको इस चीज का आभास नहीं था। ठीक है, क्योंकि राजा भविष्य की सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक राजा खुश हो रहा है कि हमारे राज्य में अब कोई भी लूटमार और कोई भी युद्ध नहीं होगा। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अब जिनके ब्रिटिश लोगों ने सहायता की वो क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश जो लोग आए हैं उनको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। और तीसरा राजा देखो क्या कह रहा है, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा जो डेस्टिनी यानी कि भाग्य, हमारा जो भाग्य है वो इन अंग्रेजों के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि हमें तो इन्होंने ही आके बचाया है। यह चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है, जो राजा थे धीरे धीरे अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे। अंग्रेज कहते थे कि हम तुझे जिता तो देंगे लेकिन हमारी ये मांगे पूरी करनी पड़ेगी। हम मांगे राजा पूरी करता था तो अंग्रेज उसे अपनी उंगलियों पर नचाते थे, अपनी उंगलियों से चलाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द वाइट मैन हैज किल्ड एंड दे थॉन्ड आर किंग्स, डेथॉन्ड का मतलब होता है सिंहासन से उतार देना। ठीक है, अब देखिए जो प्रजा के लोग हैं या जो दरबार में मंत्री वगैरह हैं वो बातें कर रहे हैं आपस में कि ब्रिटिशर्स ने या तो हमारे राजाओं को हरा दिया,
या फिर हमारे राजाओं को किसी भी तरीके से सिंहासन से उतार दिया, यानी कि राज्य अब किसने छीन लिया? ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। क्योंकि जो भारत के सभी राजकुमार थे वो आपस में लड़ भिड़ रहे थे, उनमें एकता नहीं थी। अगर वो चाहते तो सभी मिलकर के अंग्रेजों का सामना कर सकते थे, लेकिन वो आपस में लड़ रहे थे तो अंग्रेजों को तो उनका फायदा उठाना ही था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? कुछ को तो हरा दिया, हरा करके गद्दी से उतार दिया, और कुछ को कूटनीतिक तरीके से चाल खेड़ करके षड्यंत्र रच करके उनको जो है गद्दी से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि हाँ, मानते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, कुछ राजा हमारे दुश्मन थे, लेकिन वो आखिरकार इस धरती के तो थे ना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरिनर्स। अब तो हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। स्लेव्स का मतलब गुलाम, फॉरिनर्स यानी कि विदेशी। ठीक है, तो ये जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब तो हम विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तीसरा जो है पार्ट क्या कहता है? ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश का शासन। ठीक है, ब्रिटिश लोगों का शासन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि एक गुरु बाबा बैठे हैं और वो जो है अपने भक्तों को या जो भी भारत के लोग हैं उनको उपदेश दे रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे अंधविश्वास भारत में पनप गए, और उन अंधविश्वासों की वजह से भारतीय समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ पनप गई, और जब वो कुरीतियाँ पनप गई तो धीरे धीरे भारतीय समाज भ्रष्ट हो गया। तो किस तरह से भारत वाले जो लोग थे उस समय के वो भ्रष्ट हो गए, उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं। रिलीजियस रिलीजियस मतलब धर्म, लीडर्स यानी कि गुरु, जो धार्मिक गुरु थे, जो धर्म गुरु थे, प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने जो है धर्मोपदेश दिए, किसके लिए? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के लिए, कि नीची जाति के जो लोग हैं वो आपके समान नहीं हैं। अगर उन्होंने आपको छू लिया, अगर उन्होंने आपके घर के बर्तन छू लिए, या उन्होंने आपके घर का सामान कोई छू लिया, टच कर लिया, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कहा करते थे। ठीक है, जो नीची जाति के लोग थे उनको अपने घरों में नहीं आने दो, अगर वो आ गए तो गंगा जल छिड़क करके घर को शुद्ध करो। ठीक है, ऐसी ऐसी वो बातें करने लग गए थे। एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जैसी बातें करने लग गए थे। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के अंदर अंधविश्वास कौन फैला रहे थे? धार्मिक गुरु फैला रहे थे। ठीक है, उस समय के, क्योंकि भारत के अंदर उस समय शिक्षा का उतना विकास नहीं था। ठीक है, तो सभी को कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था, तो वैसे धर्मगुरु जो है वो धर्मोपदेश देकर के इस तरह की कुरीतियां फैला रहे थे। ठीक है, Anyone who crosses the sea loses his religion. Religion का मतलब होता है धर्म। ठीक है, अब धर्म गुरु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सीट पर बैठ करके क्या कह रहा है कि जो समुद्र को पार करेगा, anyone who crosses the sea, जो समुद्र को पार करेगा, loses his religion, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जहाज में चढ़ के समुद्र की यात्रा पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी ऐसी कुरीतियां फैला रहे थे, ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैला रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या एक जो है बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ये अब देखिए किस तरह की कुरीतियां भारतीय समाज में फैल रही थी। अब इस लाइन को पढ़ने से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में उस समय बहुत अंधविश्वास जो है फैल चुका था। क्योंकि जिस समय भारतीय समाज, भारतीय जो लोग हैं वो शासन चलाते थे तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो सभी फ्री हो गए। ठीक है, अंग्रेज उनको जो है किसी तरह की जॉब्स जो है व्यवसाय करने नहीं देते थे, तो अब सभी फ्री थे। फ्री, आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ऐसे में क्या किया गया कि बहुत सारी कुरीतियां फैलाई गई धर्म गुरुओं द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और भोली भाली जनता जो थी वो समय इसको मान लेती थी, क्योंकि शिक्षित ज़्यादा लोग थे नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कह रहा है? ऑल द मिजरी का मतलब होता है दुख। संसार के सभी जो दुख हैं इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में, इज ड्यू टू वुमेन, महिलाओं के कारण है।
कि संसार में जितने भी दुख हैं वो महिलाओं के कारण हैं, समाज में महिलाएं हैं तो दुख हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि इस तरह की जो है कुरीतियाँ फैलाई जा रही थी, इस तरह का अंधविश्वास फैलाया जा रहा था। ठीक है, सारे के सारे भ्रष्ट हो चुके थे, जिसको जहाँ जो है भ्रष्टता दिखाने का मौका मिलता वो वहाँ पर भ्रष्टता दिखाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि दो अंग्रेज जो है आपस में बात कर रहे हैं और एक जो व्यक्ति है वो हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा है। तो देखिए इस कंडीशन को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। अब क्या हो गया था कि जो भारतीय थे वो अपना आत्मसम्मान खो चुके थे, उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची थी। द ब्रिटिश स्कॉन देम, अंग्रेज उनका उपहास करते थे, ये कह के कि भारतीय जो है अपना सम्मान खो चुके हैं, अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं, एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि कोई शिक्षित व्यक्ति जब इस तरह की बातें सुनेगा तो उससे तो ऐसे ही लगेगा ना। ठीक है, तो इस तरह की बातें कहकर जो है अंग्रेज जो लोग हैं स्कॉन यानी कि मजाक उड़ाया करते थे, उपहास उड़ाया करते थे भारतीय लोगों का। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। अंग्रेज जो है दूसरे अंग्रेज को बता रहा है द नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब होता है देशवासी, नेशन, नेशन मतलब देश, नेटिव मतलब देशवासी। ठीक है, आर अनवर्दी, अनवर्दी, वर्दी का मतलब विश्वासप्रद। ठीक है, अनवर्दी यानी कि विश्वास के लायक नहीं है, सॉरी अनवर्दी, अनवर्दी का मतलब होता है लायक नहीं होना, वर्दी का मतलब लायक, अनवर्दी का मतलब लायक नहीं होना। ठीक है, ऑफ ट्रस्ट यानी ट्रस्ट यानी विश्वास, विश्वास करने के लायक नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदार भी नहीं है यानी बेईमान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेज है वो क्या कह रहा है कि इस देश के लोग जो हैं वो एकदम जो है विश्वास के लायक नहीं है और बेईमान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हाथ जोड़े व्यक्ति खड़ा है वो क्या कहता है, ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है श्रीमान। ठीक है, योर ऑनर, लेकिन श्रीमान, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ते हैं। ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है, योर ऑनर श्रीमान, ये बिल्कुल सत्य है, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या दिखाया गया है। आगे आपको दिखाया गया है कि किसानों की फसल उठाई जा रही है और कुछ टैक्सेस वगैरह वसूले जा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर खड़ा है। तो आगे क्या लिखा गया है, बीइंग मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी होने के नाते, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी। ठीक है, बीइंग मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी होने के नाते द ब्रिटिश, जो ब्रिटेन से आए लोग थे यानी कि जो अंग्रेज थे, वांटेड क्विक प्रॉफिट, वो है तुरंत लाभ चाहते थे। ठीक है, क्विक यानी कि तुरंत उन्हें प्रॉफिट चाहिए था, हर काम में उन्हें प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है, देयर हैवी टैक्सेस, उन्होंने जो भारी कर लगाए थे, फोर्स्ड फार्मर टू अबेंडन दियर फील्ड्स, उन्होंने फोर्स यानी कि विवश कर दिया था भारतीय किसानों को कि वो अपनी ज़मीन को छोड़ दे और अपनी ज़मीन को त्याग दे, यानी कि अपनी ज़मीन जो है अंग्रेजों के नाम लिख दे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं। किसान जो है अंग्रेज अधिकारी से बात कर रहा है, क्या कह रहा है, अंग्रेज अधिकारी कहता है यू आर स्टिल इन एरियर्स, यानी कि तुम्हारा कर्ज जो है, तुम्हारा कर्ज जो है वो अभी भी बाकी है, यानी कि तुम्हारा पैसा अभी भी बकाया पड़ा है, तुम्हें और पैसा देना होगा। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह तक इसे नहीं भरोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल यानी सलाखों के पीछे डाल दूंगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए किसान क्या कह रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यानी कि जितना तुम जो है टैक्स लगा रहे हो, जितना कर तुम वसूल रहे हो भारतीयों से, उतने की फसल तो वो जो है हमेशा मेरी ले जा रहे हैं आपके आदमी। यानी कि अंग्रेज जो है भारतीयों की जितनी फसल होती थी उतना तो उन्होंने कर दे दिया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज जो है अंग्रेजों से उधार लिया, मान लीजिए किसी किसान ने, या फिर मान लीजिए कि टैक्स जो है पिछले वाला पड़ा है, आगे वाला टैक्स जो आएगा वो कैसे वो देगा, क्योंकि उसकी सारी फसल तो पीछे वाला कर भरने में लग गई। अब आगे जो टैक्स भरना है वो कैसे भरेगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है,
तो यहाँ पर किसान कह रहा है कि मेरे पास टैक्स भरने को कुछ है ही नहीं, मेरे से तो पिछला ही नहीं भरा जा रहा, पिछले वाले के लिए मैंने इस साल की सारी फसल बेच दी, आपके आदमियों को दे दी, आपके आदमी ले गए, तो इस साल वाला कर कैसे भरूं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कुल मिलाकर के आपको उस समय की कंडीशंस बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, और अभी भी, और क्या कर रहे थे अंग्रेज, अभी भी क्या कर रहे थे, इन्वेंट यानी कि खोज कर रहे थे नए नए अदर मेथड्स, और नए नए तरीकों की, विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अलग अलग नए नए तरीके खोज रहे थे कि कैसे जो है भारतीयों से ज़्यादा लाभ लिया जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए फिर अंग्रेज जो है किस किस तरह के नए तरीके अपना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं, और पीछे एक जहाज आता दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या होगा कि सामान जो है वो यूरोप से लाया जाएगा भारत के अंदर, और महंगे दामों में बेचा जाएगा। ठीक है, ऐसा ही तो कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी कहता है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। यानी कि भारत के अंदर जो भी गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तुएं। ठीक है, गुड्स मतलब वस्तुएं, जो भी वस्तुएं मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड यानी कि जो इंग्लैंड के अंदर बनाई जाती है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट यानी कि आयात, जब वो आयात होती है भारत के अंदर तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स या किसी प्रकार का कर जो है वो किसी भी राजा द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए। इस तरह के स्कीम्स जो है ये लगा रहे थे अंग्रेज। यानी कि क्या कह रहे थे, इंग्लैंड में बना सामान भारत में लाया जाए तो उस पर आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद है जो दूसरा अंग्रेज है वो कहता है, अ गुड आइडिया, ये अच्छा विचार है। ठीक है, क्योंकि हम जो है टैक्स पे नहीं करेंगे, जब हम टैक्स पे नहीं करेंगे, जब हमारे ऊपर कोई आयात नहीं लगेगा तो हमारी चीज़ें भारतीयों की तुलना में, क्योंकि भारतीय लोगों को तो टैक्स देना पड़ेगा, अपनी सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो और कौन देगा। ठीक है, तो भारतीय टैक्स देंगे, हमारे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी, जब हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी तो भारत के लोग हमारी वस्तुएं खरीदेंगे, भारतीयों की जो वस्तुएं हैं वो नहीं खरीदी जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से तो आप देख सकते हो कि अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत के अंदर किस तरह की पोशाकें पहनी जाती थी, धोती कुर्ता, इस तरह की जो है पोशाकें पहनी जाती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए वैसे ही भारत वाले पैंट शर्ट जो है, पैंट सूट जो है वो पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल का मतलब होता है कुचल देना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे, उन्होंने क्या कर दिया, बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी भारत के जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया, उनको कुचलना शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय सामान बनाएंगे और उनका उनके देश में ही कोई सामान नहीं खरीद रहा तो सिंपल सी बात है उनका धंधा तो खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड, यानी कि इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें आ गई, क्योंकि होता है ना कि जब दुख आते हैं तो दुखों का पहाड़ जो है पीछे पीछे आ जाता है। ठीक है, सो फेमिन्स का मतलब होता है, फेमिन्स का मतलब होता है इस तरह की महामारियां, या आप ये कह सकते हो अकाल। ठीक है, अकाल ज़्यादा सही वर्ड है। फेमिन्स का मतलब होता है अकाल। ठीक है, और साथ के साथ क्या आ गया, अकाल आ गया, इनएविटेबली, यानी कि लगातार जो है अकाल पड़े। ठीक है, अब लगातार अकाल होने के वजह से क्या हुआ, बिटवीन 1822 एंड 1836, यानी कि 1822 से लेकर के 1836 के बीच में 15 लाख यानी कि 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख। ठीक है, डाइड ऑफ स्टारवेशन यानी कि भूख से मर गए। कितने, 15 लाख भारतीय जो है वो भूख से मर गए। क्यों, क्योंकि एक तो अंग्रेजों की वजह से भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो खत्म हो गए, वो कुचल दिए गए, और दूसरा लगातार अकाल पड़ा तो कृषि नहीं हुई, कृषि नहीं हुई तो फसलें नहीं हुई, और फसलें नहीं हुई तो खाद्यान्न यानी कि खाने को कुछ नहीं था, और जिस वजह से भूख के कारण जो है भारतीय, बहुत सारे जो भारतीय है वो मर गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना द एक्सपर्ट
आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, यानी कि जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे, ठीक है, जिनकी हस्तकला में जो निपुण थे, जिनके हाथ जो है बहुत अच्छी कलाकारियाँ करा करते थे, उनके जो बिजनेस है, उनके जो उद्योग है वो खत्म हो गए, उनके व्यवसाय खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि जो काम भारतीय हाथ से करते थे वो काम ब्रिटिशर्स जो थे वो मशीनों द्वारा करने लग गए थे, ठीक है। और वैसे ही मशीनों द्वारा बना हुआ कपड़ा इत्यादि भारत में आने लग गया था, तो भारत में जो बना हुआ कपड़ा है वो कैसे बिकेगा? क्योंकि हाथ से किया गया काम जो है वो महंगा पड़ता था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जहाँ पर दिखाया गया कि ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश शासन कैसा था, किस तरह से उन्होंने भारतीयों को पूरी तरह से भारतीयों के हाथ तक जो है काट दी, हम ये कह सकते हैं, पेट पर लात मार दी, हम इस तरह के जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 4 जो पार्ट है वो बेसिकली बनाया गया राम मोहन रॉय पर, ठीक है। राम मोहन राय जो थे उस समय के बहुत ही अच्छे शिक्षित विद्वान थे, ठीक है। उन्होंने एक तरह से आप ये कह सकते हो कि समाज में जो है क्रांति ला दी, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। उनका जो कार्यकाल रहा, ठीक है, वो कौन सा रहा? कार्यकाल का मतलब है कि उन्होंने किस टाइम से किस टाइम तक वो रहे। 1772 से लेकर के 1833 के बीच में राजा राम मोहन राय रहे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, राम मोहन रॉय ए लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, यानी कि वो जो है बंगाल के लर्न्ड मैन यानी कि शिक्षित व्यक्ति थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ चुके थे कि हमारे देश में क्या गलत चीज़ें हो रही हैं, क्या हमारे देश के अंदर गलत है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, डिस्पाइज का मतलब होता है हीन समझना। भारतीय क्या समझने लगे थे? अपने आप को हीन, नीचा समझने लग गए थे। अंग्रेज जो है अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों ने धीरे धीरे अपने आप को हीन समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो भारतीयों को पुअर कह करके, उन्हें भद्दा कह करके, उन्हें जो है मैनरलेस कह करके, जो इस तरह की बातें करके उनका उपहास उड़ाते थे। और जब इस तरह का उपहास उड़ाया जाता था भारतीयों का, अब सिंपल सी बात है कि पेट में भूख लगी है और इस तरह का जब उपहास उड़ाया जाएगा तो हम अपने आप को हीन ही तो मानेंगे ना। लड़ने की हिम्मत उस समय किस में होगी? ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, अब राजा राम मोहन राय ने कहा कि अपने आप को हीन समझना छोड़ दो। आर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो प्राचीन सभ्यता है वो बहुत ही महान है, हमारी जो सभ्यता है वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइंग अस, जो हमारे सुपरस्टिशंस यानी कि जो हमारे अंधविश्वास हैं वो हमें खराब कर रहे हैं। जो हमारे अंधविश्वास हैं कि हम जो है अपने आप को बांधे हुए हैं इन अंधविश्वासों में, जो कि हमें रूइंग, यानी कि रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। रूइनिंग का मतलब बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है पिक्चर, उसमें क्या दिखाया गया है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, अब राजा राम मोहन राय अपनी पत्नी को क्या कह रहे हैं? अपनी पत्नी को जाकर के समझाते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जैसे गाय जो होती हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, अलग अलग रंगों की होती है। बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन सभी गायों के दूध का रंग तो सफ़ेद ही होता है ना। सभी गायों के रंगों का दूध जो है सभी गायों के दूधों का रंग जो है वो सेम ही तो होता है, दूध सभी का एक जैसे ही होता है, ठीक है। डिफरेंट टीचर्स यहाँ पर कहा गया है जो धर्म गुरु हैं, ठीक है। द डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि जो हमारे अलग अलग धर्मों के जो गुरु हैं उनके ओपिनियंस यानी कि जो विचार हैं वो जरूर अलग अलग है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, रिलीजन मतलब धर्म, एसेंस यानी कि सार, लेकिन सभी धर्मों का जो सार है वो एक ही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि सभी धर्म एक ही चीज़ बताते हैं, ठीक है। हाँ, हम ये मान सकते हैं उनके विचार अलग अलग है, उनका कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी कहते तो एक ही बात है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे भारतीय लोग बैठे हैं और राजा राम मोहन राय जो है उनको क्या बता रहे हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, अब जो राजा राम मोहन राय थे वो किसकी तरफ आकर्षित थे? साइंस यानी कि विज्ञान की तरफ, और मॉडर्न नॉलेज यानी कि आधुनिक शिक्षा की तरफ वो आकर्षित थे, ठीक है।
उसके बाद राजा राम मोहन राय क्या कह रहे हैं, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मिलनी चाहिए, ये शिक्षा हमें अपनी भावी पीढ़ियों को जो शिक्षा देनी चाहिए, वो जो शिक्षा है वो व्यवहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए एंड साइंटिफिक यानी कि विज्ञान आधारित होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, इसका कारण हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नीचे बॉक्स बना करके लिखा हुआ है, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स। उन्होंने जो है अखबार छापना भी शुरू कर दिया, बट द सस्पिशियस का मतलब होता है शंका करने वाले, शक करने वाले, शंकालु किस्म के, ठीक है। सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। लेकिन ब्रिटिशर्स तो जो थे उन्होंने उनका अखबार छापना बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें शंका थी कि कहीं राजा राम मोहन राय ने इन भारतीयों को अगर जगा दिया तो भारतीय हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय का जो अखबार था उसे छपने से रुकवा दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में क्या बताया गया है, ही क्रॉस्ड द सीज का मतलब समुद्र, वो जो है समुद्र पार गया, एंड वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चला गया समुद्र पार करके, ठीक है। टू सी वॉट मेड द ब्रिटिशर्स पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, वो ये देखने चला गया इंग्लैंड के अंदर, समुद्र को पार करके राजा राम मोहन राय चले गए ये देखने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश लोगों को, यूरोपीय जो लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको ताकतवर बना रही है। और वहाँ पर जा कर के इंग्लैंड के लोगों से पता है क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। अब राजा राम मोहन राय कहते हैं कि राजा चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हम आपको एज ए राजा स्वीकार करेंगे। रूलर का मतलब होता है शासक, ठीक है, जो शासन करते हैं राजा। वी एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, यू एज अ रूलर यानी कि शासक के रूप में हम स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स का मतलब जनता है, ठीक है। आपको भी हमें किसके रूप में अपनाना चाहिए, जनता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, और साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए, परंतु आपको ये भी याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि अपने कर्तव्यों को, यानी शासक को अपने कर्तव्यों को जरूर याद रखना चाहिए, ओज टू ही सब्जेक्ट, जो कि उसके जनता के प्रति उसकी है, यानी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को राजा को याद रखने चाहिए, ठीक है, आपको भी याद रखने चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो चैप्टर है वो हमने पढ़ लिया इस वीडियो में, बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।